हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज की क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर जो कि है 11th स्टैंडर्ड का, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। तो लास्ट वाली क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमारे चैप्टर नंबर 7 को, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे जो भी आपका नेक्स्ट वाला चैप्टर है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2। देखो, अब अगर मैं बात करती हूँ ना सारे के सारे चैप्टर्स की, तो मैंने बस इतना ही देखा कि आपके जो चैप्टर्स है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली आ रहे हैं। जैसे कि सबसे पहला वाला जो इसके पहले वाला था वो था मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने अलग अलग ग्रुप्स के बारे में देखा, हाँ, और साथ ही साथ उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के ट्रेंड्स के बारे में देखा कि वो कैसे कैसे वेरी करते हैं पीरियड्स के अंदर में, ग्रुप्स के अंदर में, पीरियोडिक टेबल में। लेकिन हम लोगों ने वहाँ पर डिटेल्ड स्टडी नहीं की थी एलिमेंट्स की। सिर्फ हम लोगों को एक आइडिया मिल गया था कि ग्रुप 1 में कौन आता है, ग्रुप 2 में कौन आता है और साइमल्टेनियसली सारे ग्रुप्स में कौन कौन आता है। अब यहाँ से क्या हो रहा है ना, यहाँ से आपकी चैप्टर वाइज स्टडी हो रही है। मतलब यहाँ से हम लोग हर एक ग्रुप को स्टडी करने वाले हैं इंडिविजुअली, उनके सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ के साथ, रिएक्शंस के साथ, बहुत सारी चीज़ें रहेगी अलग अलग टाइप्स की, वो सारी चीज़ें अब हम लोग स्टडी करेंगे। तो अब हम लोग सबसे पहले देखेंगे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को पीरियोडिक टेबल के। तो जैसे कि चैप्टर का नाम ही है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, इसका मतलब मुझे एक आइडिया तो मिल गया है कि मेरे को पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को देखना है। चलिए, तो हेडिंग डालेंगे और स्टडी करेंगे हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर को। तो आपका है चैप्टर नंबर 8 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 जिसको हम लोग स्टडी करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 में। ठीक है, चलिए देखेंगे इस चीज़ को। ये वाली चीज़ आपकी क्या कहती है। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 की और ग्रुप 2 की, अगर हम लोग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को बोले तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होते हैं वो आपके एस ब्लॉक में आते हैं। जैसे कि लास्ट वाले क्लासेस में हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा था कि 4 टाइप के ब्लॉक्स होते हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो उसमें से ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होता है वो कैटेगरी में आता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की। तो ग्रुप 1 एंड 2 जो होता है वो कॉन्स्टिट्यूट करता है आपके एस ब्लॉक एलिमेंट को। ठीक है, ग्रुप 1 प्लस ग्रुप 2 मतलब ही होता है आपका एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, अब साथ ही साथ अगर मैं बात करती हूँ ग्रुप 1 के एलिमेंट्स की, तो ग्रुप 1 में आपके आते हैं कुछ एलिमेंट्स। सबसे पहली चीज़ आती है हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स। तो कहना मुझे जो है वो ये है कि एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 का अगर मैं बात कर रही हूँ तो सबसे पहली और काम की चीज़ वो है कि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो होते हैं वो एक एस ब्लॉक एलिमेंट है। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है कि ग्रुप 1 में आपके आते हैं हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स। साथ ही साथ जो भी आपके ग्रुप 2 में आते हैं, ग्रुप 2 में आपके आते हैं अल्केलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ डिस्कस मैंने कर ली है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि हाइड्रोजन को मैंने अलग क्यों लिखा है अल्कली मेटल से। मतलब देखने को मुझे यहाँ पे ये मिल रहा है कि यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन और अल्कली मेटल को सेपरेट लिखा है, जबकि यहाँ पे तो मैंने कम्प्लीटली अल्कलाइन अर्थ मेटल्स लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं हाइड्रोजन को डिफरेंट लिख रही हूँ अल्कली मेटल्स के साथ में। तो कहने की बात ये है कि जो भी आपका हाइड्रोजन एलिमेंट होता है, भले वो ग्रुप 1 का पार्ट है, भले वो अल्कली मेटल्स के ऊपर में आता है, लेकिन उसकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो अल्कली मेटल से थोड़ी डिफरेंट होती है। ठीक है, उसका जो भी एस्पेक्ट होता है वो भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसलिए हम लोग हमेशा हाइड्रोजन को अलग मान के चलते हैं और हम लोग अल्कली मेटल्स को अलग मान के चलते हैं। भले वो उसी सीरीज़ में आता है, उसी ग्रुप में आता है, नो डाउट, लेकिन उसके जो कुछ एस्पेक्ट्स है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है, वो थोड़ी सी यूनिक होती है जो इसके साथ मैच नहीं करती है, इसलिए हम लोग उसको अलग ट्रीट करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका जनरल पार्ट ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे ना, जब भी मुझे स्टडी करना है इस चैप्टर में तो मेरे को सबसे पहली चीज़ जो देखना है वो देखना है हाइड्रोजन को। मतलब इस चैप्टर की अगर मैं बात करूँ तो मुझे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को स्टडी करना है। तो ग्रुप 1 में मैं स्टडी करूँगी ये दो चीज़ को, हाइड्रोजन और अल्कली मेटल्स को मैं ग्रुप 1 में स्टडी करूँगी, और साथ ही साथ ग्रुप 2 में मैं स्टडी करूँगी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को। मतलब कहना मुझे ये है कि आपके चैप्टर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2, तो ग्रुप 1 में ये दोनों आ रहे हैं। तो पहले मैं पूरा इसको स्टडी करूँगी,
इसके प्रॉपर्टीज़ को, ऑकरेंस को, यूनिकनेस को, आइसोटोप्स को, फिर इसके कुछ रिएक्शंस को, प्रिपरेशन को, ठीक है, साथ ही साथ फिर इसके सेम इसमें भी वही सारी चीज़ें मुझे स्टडी करनी है, और फिर इसमें मतलब ये तीनों चीज़ों को मुझे साइमल्टेनियसली स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे इस पार्ट से। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इसको अलग देखना पड़ेगा, इसको अलग देखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज़ और इसकी प्रॉपर्टीज़ थोड़ी डिफरेंट है। इसको पूरा देखने के बाद इसको देखेंगे, फिर इसको पूरा देखने के बाद इसको देखेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने इस चैप्टर को, जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप एन 1, 2। उसमें ग्रुप 1 में हम लोग देखेंगे सबसे पहले तो हाइड्रोजन को। देखते हैं उस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए, जब मुझे हाइड्रोजन को देखना है तो हाइड्रोजन को हम लोग डायरेक्टली हाइड्रोजन के रिएक्शन स्टडी नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि हाइड्रोजन का इंट्रोडक्शन क्या रहेगा, फिर उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि ऑकरेंस क्या रहेगा, फिर उसके बाद देखेंगे हाइड्रोजन की यूनिकनेस, और फिर देखेंगे हाइड्रोजन के वेरियस टाइप्स के आइसोटोप्स, और फिर उसका प्रिपरेशन, और फिर उसके रिएक्शन। तो अच्छा खासा बड़ा पार्ट है ये, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट है, क्योंकि हम लोग हाइड्रोजन को जनरली स्टडी नहीं करते हैं बाकी अदर चैप्टर्स में, बट इस चैप्टर में हमें वो भी चीज़ देखने को मिलती है कि हाइड्रोजन हमें एक्चुअली कौन सी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। तो चलिए देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि आप लोगों ने देखा होगा कि सारे के सारे पीरियोडिक टेबल में जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है वो फर्स्ट होता है। मतलब जब भी मैं बात कर रही हूँ पीरियोडिक टेबल की, तो मेरा पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से रहने वाला है। सपोज़ ये है मेरा पीरियोडिक टेबल, तो आप सबको याद होगा कि हाइड्रोजन एटम जो होता है आप उसी से स्टार्ट करते हो आपके पीरियोडिक टेबल को। हाइड्रोजन एटम जो होता है वही फर्स्ट एलिमेंट होता है पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन एटम जो होता है अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, अगर उससे पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है, इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी तो 1 होगा ना, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो होता है वो 1 नंबर से स्टार्ट होता है ना। हाइड्रोजन एटम फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, हाइड्रोजन एटम से ही आपका पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होता है। इसका मतलब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर भी कितना होगा, 1। ये हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अब इसको डिटेल में स्टडी करना है, वही डिफरेंस है, ठीक है। चलो, अब क्या होगा, बुक में बहुत सारे टाइप के पॉइंट्स दे रखे, बहुत सारे लंबी लंबी कहानी दे रखे। हम लोग को उतना डिटेल में अभी नहीं जाना है, हम लोग को बस की पॉइंट्स देखने हैं कि कौन से पॉइंट्स जो है वो काम के हैं और की पॉइंट्स है, इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे पॉइंट्स को हमको नहीं पढ़ना है, तो मैं वो आपको की पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वो लिख दे रही हूँ, यू जस्ट जॉट डाउन द पॉइंट्स, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका ये कहता है कि हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट। हाइड्रोजन जो है वो आपका फर्स्ट एलिमेंट है ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल, फर्स्ट एलिमेंट है आपके पीरियोडिक टेबल का। सेकंड, अगर मैं बात करूँ सेकंड थिंग की, तो जो भी आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन, क्योंकि अभी मैं इंट्रोडक्शन को स्टडी कर रही हूँ तो मुझे वो सारे पॉइंट्स को कवर करना है जो हाइड्रोजन को डिफाइन करते हैं। तो जो भी एटॉमिक नंबर होता है हाइड्रोजन एटम का वो होता है 1। फिर अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की, जैसे कि आप सबको पता है कि एटॉमिक नंबर का ही मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे, 1। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब भी कितना रहेगा, 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर का वैल्यू 1 है, तो एटॉमिक नंबर का ही मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, उसी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये 1 है तो ये दोनों भी कैसे रहेंगे, 1 रहेंगे। और साथ ही साथ जो थर्ड काम की चीज़ है वो ये है कि जो भी आपका हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम वो एग्जिस्ट करता है, हाइड्रोजन एटम जो होता है वो एग्जिस्ट करता है इन डाई एटॉमिक फॉर्म। डाई एटॉमिक फॉर्म में आपका हाइड्रोजन एटम एग्जिस्ट करता है। डाई एटॉमिक फॉर्म का मतलब क्या हुआ, देखो इधर, सपोज ये था एक हाइड्रोजन,
और एक हाइड्रोजन अगर किसी दूसरे और हाइड्रोजन के साथ आ गया तो वो क्या बन जाएगा, आपका H2 बन जाएगा। तो ये हुआ आपका डायटोमिक फॉर्म, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 आइटम आ गए हैं। और इसी डाई एटॉमिक फॉर्म को हम लोग कहते हैं डाईहाइड्रोजन। इसी डायटोमिक फॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोजन। इसलिए देखो मैंने जब हाइड्रोजन एटम को लिखा है साथ ही साथ मैंने डाईहाइड्रोजन भी लिखा है, क्योंकि कहना मुझे ये है कि सबसे पहली बात, हाइड्रोजन जो होता है वो फर्स्ट एलिमेंट होता है मेरे पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, मेरा पीरियोडिक टेबल हाइड्रोजन से ही स्टार्ट होता है। अगर वो फर्स्ट एलिमेंट है मतलब उसका एटॉमिक नंबर भी कितना रहेगा, 1। अगर एटॉमिक नंबर 1 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने रहेंगे, 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने रहेंगे, 1। ठीक है। सेकेंड थिंग जो है वो यहाँ पे ये है कि जो भी हाइड्रोजन होता है वो हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाई एटॉमिक फॉर्म मतलब 2 एटम्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तभी वो स्टेबल होता है। ऐसे फॉर्म में तो वो स्टेबल नहीं रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, डाईहाइड्रोजन। क्योंकि 2 एटम आ गए हाइड्रोजन के इसलिए डायटोमिक बोलते हैं, क्योंकि 2 एटम आ गए हाइड्रोजन के इसलिए इसको डाईहाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे हम लोग ऑकरेंस की तरफ हाइड्रोजन के। तो हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन को तो देख लिया हाइड्रोजन के एटम को, मतलब ही डाईहाइड्रोजन को। अब हमको एक्चुअली देखना है कि ऑकरेंस कैसे क्या है इसका, कि ये एबंडेंट है भी कि नहीं है, और अगर एबंडेंट ज़्यादा है तो कितना एबंडेंट है, मास बेसिस पे कितना होगा, एटम बेसिस पे कितना होगा, वो भी सारी चीज़ें हम लोग को डिस्कस करना है। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो नेक्स्ट है आपका ऑकरेंस, और ये सारी चीज़ें किसके लिए रहेंगी, हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि हेडिंग ये हाइड्रोजन एटम, तो उस हेडिंग के अंदर में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट है आपका ऑकरेंस। ऑकरेंस आपका ये कहता है कि जो भी आपका हाइड्रोजन एटम होता है, हाइड्रोजन एटम मतलब मैं बोल सकती हूँ अभी डाईहाइड्रोजन, क्योंकि अभी हम लोगों को पता चल गया है कि हाइड्रोजन जो होता है वो डाईहाइड्रोजन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। डाईहाइड्रोजन जो होता है वो मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट होता है। डाईहाइड्रोजन इज़ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ। मतलब अगर मैं बात करती हूँ अर्थ की, तो हमारे अर्थ में डाईहाइड्रोजन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा अबंडेंट एलिमेंट है। सेकेंड पॉइंट को अगर मैं डिस्कस करने जाती हूँ तो सेकेंड पॉइंट में मैंने यहाँ पे ये जाना, तो जो भी आपका टोटल अबंडेंस है हाइड्रोजन का वो रहेगा 70%। डाईहाइड्रोजन शोज 70% टोटल अबंडेंस। जो भी आपका अबंडेंस होता है डाईहाइड्रोजन का वो टोटल 70% होता है अर्थ में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट तो है, लेकिन साथ ही साथ आपको याद रखना है कि उसका अबंडेंस टोटली अगर मैं बात करूँ तो वो होता है 70%। फिर अगर मैं बात करती हूँ सेकेंड चीज़ में जो उसके अबंडेंस के बारे में, कि जो भी आपका अबंडेंस रहेगा डाईहाइड्रोजन का जो भी आपका अबंडेंस रहेगा ना, उसको भी हम लोग 2 वे से क्लासीफाई करेंगे। जो भी आपका पहला वे रहेगा वो रहेगा आपका ऑन मास बेसिस पे हम लोग देखेंगे, और जो भी आपका सेकेंड अबंडेंस का टाइप रहेगा वो रहेगा ऑन एटम बेसिस। मतलब कहना जो है वो मुझे ये है कि अगर मैं बात करती हूँ कि डाईहाइड्रोजन का अबंडेंस कितना रहेगा, तो टोटल अबंडेंस तो वैसे उसका 70% रहेगा, लेकिन अगर मैं मास बेसिस पे बोलती हूँ तो जो भी मेरा डाईहाइड्रोजन रहेगा उसका कंट्रीब्यूशन रहेगा 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, वो रहेगा आपका 10th मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। और अगर मैं एटम बेसिस पे बोलती हूँ तो वो रहेगा आपका 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। आई होप आपको ये बहुत बेस्ट तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ऑकरेंस में हाइड्रोजन जो होता है, जिसको हम लोग डाईहाइड्रोजन भी बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा अबंडेंट होता है। अगर हम बात करते हो टोटल अर्थ में तो उसका 70% टोटल अबंडेंस होता है। साथ ही साथ उसको हम लोग क्लासीफाई कर रहे हैं मास बेसिस पे और एटम बेसिस पे। मास बेसिस पे वो 10% अबंडेंट है और एटम बेसिस पे वो 3rd मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। तो इससे हम लोग को एक पर्टिकुलर आइडिया मिल गया कि मास के बेसिस पे कितना उसका ये रहेगा, एटम के बेसिस पे कितना रहेगा और टोटल कितना रहेगा। तो ये रहा आपका इंट्रोडक्शन और ऑकरेंस ऑफ डाईहाइड्रोजन। मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट और की पॉइंट्स को यहाँ पे लिखा है, बाकी सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस नहीं करें जो काम के नहीं है। ठीक है, ले लो स्क्रीनशॉट।
अब जो नेक्स्ट पॉइंट है जिसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो रहेगा आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल। मतलब जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है जिसका मैंने अभी इंट्रोडक्शन देखा, जिसका मैंने अभी ऑकरेंस देखा, अब हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली उसका पोजीशन कहाँ पे होता है पीरियोडिक टेबल के अंदर में। तो चलिए देखते हैं वेयर इज़ द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द पीरियोडिक टेबल। तो एक्चुअली जब भी मुझे पोजीशन को डिस्कस करना है, पोजीशन को स्टडी करना है हाइड्रोजन एटम का पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहले तो मुझे उसमें दो चीज़ें देखना है। जो भी आपकी पहली चीज़ रहेगी वो रहेगी कि हाइड्रोजन एटम का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, और साथ ही साथ मुझे देखना है कि हाइड्रोजन एटम की यूनिकनेस क्या होती है। ये दोनों चीज़ें हम लोग उसके अंदर में डिस्कस करेंगे। मैं एक बार लिख देती हूँ, फिर हम लोग स्टडी करेंगे। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो जो भी आपकी सबसे पहली चीज़ है जिसको हम लोग देख रहे हैं वो है आपका पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। अगर मुझे पोजीशन को स्टडी करना है हाइड्रोजन की पीरियोडिक टेबल में वो कहाँ पे आता है, तो मुझे इसके लिए दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहली चीज़ जो मुझे चाहिए वो रहेगा आपका यूनिकनेस ऑफ हाइड्रोजन। यूनिकनेस मतलब उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ कौन सी रहेगी। और नेक्स्ट थिंग जो मुझे चाहिए रहेगा वो रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये दो चीज़ें मुझे डिस्कस करना है। अगर मैं ये दोनों चीज़ों को समझ लेती हूँ तो मुझे एक्चुअली ये वाली चीज़ मेरी क्लियर हो जाएगी कि उसका एक्चुअल पोजीशन कहाँ पे है, क्यों उसका पोजीशन वहाँ पे है, कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, यूनिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी है, वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे स्टडी करने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम लोग इसको देखेंगे, फिर हम लोग इसको देखेंगे और इन दोनों को कोरिलेट करके इसके पोजीशन को बेस्ट तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो सबसे पहला जो पार्ट रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम। इलेक्ट्रॉनिक में मैं कहूँगी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि जब भी हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है अभी तक के, आप देखो जितनी भी जगह पे हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है हर जगह पे हम लोगों ने जनरल वाले ही कॉन्फ़िगरेशन को डिस्कस किया है ना, स्पेसिफिक वाले नहीं किया है। क्योंकि अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोगों को आ जाए तो स्पेसिफिक वाला लिखना बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है, वो तो बहुत ईजिली हो जाता है ना। तो जनरल को स्टडी करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की, तो जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिखूँगी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स और मैं यहाँ पे लिखूँगी ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। ठीक है, साथ ही साथ मैं ग्रुप 18 को भी डिस्क्राइब कर देती हूँ। ये है ग्रुप 17 और ये है आपका ग्रुप 18। ग्रुप 17 में और ग्रुप 18 में भी हम लोगों को डिस्कस करना है क्योंकि मुझे प्रॉपर्टीज़ बतानी है। तो ग्रुप 1 में आपका एलिमेंट आता है हाइड्रोजन, हे ली ना करे रब से फरियाद। ग्रुप 17 में आपका आएगा फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी। ग्रुप 18 में आपका रहेगा हे ने आर करजेरा, ठीक है। ये चीज़ें हम लोगों को करना है डिस्कस। एक सेकेंड, ठीक है, देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। अब सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आपकी जो है वो यहाँ पे ये है कि जो भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है, ग्रुप 1 के एलिमेंट्स इनको हम लोग बोलते हैं अल्कली मेटल्स। ध्यान से देखना है, अगर समझ में आ गया तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो भी आपके ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है इनको हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। अगर मैं बात करती हूँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन की, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि जो भी मेरा हाइड्रोजन एटम होता है या बाकी मेरे जो भी ग्रुप 1 के एलिमेंट्स है वो मुझे NS1 कॉन्फ़िगरेशन दिखाते हैं। ये होता है उनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वाले क्लास में बताया था कि ये ग्रुप 1 का पार्ट है, इसलिए NS में भी कितना इलेक्ट्रॉन जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वो ग्रुप 1 में आता है इसलिए NS में भी आपका एक ही 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे मुझे स्टडी क्या करना है। यहाँ पे मुझे ये देखना है कि सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि ग्रुप 17 जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP5। ग्रुप 18 जो है उसका कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP6 और ग्रुप 1 जो है उसका है NS1। ये हुए आपके जनरल कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो सब समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम की तो उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, जनरल वाला लिख रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ हैलोजेंस की,
हैलोजेंस की, मतलब अगर मैं ग्रुप 17 की बात करती हूँ, ग्रुप 17 को लिख देते हैं हम लोग ग्रुप 17, तो उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2 NP5। अब देखो क्या होगा, अगर मुझे इस S को कम्प्लीटली फिल्ड करना है, सपोज़ अगर मुझे इस S से NH2 बनाना है, सपोज़ मुझे इस P को भी कम्प्लीटली फिल्ड करना है NH2 NP6, तो यहाँ पे मैंने जो चीज़ देखी वो ये है कि मुझे इस S में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, देखो ध्यान से, समझ में पहले ऐसा लगेगा कि मुझे कुछ भी समझ नहीं रहा है, लेकिन जब ये पार्ट खत्म हो जाएगा तो आपको सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि मैंने जब हाइड्रोजन एटम को लिया तो हाइड्रोजन एटम का मेरा जनरल कॉन्फ़िगरेशन था NS1। जब मैंने ग्रुप 17 को लिया तो ग्रुप 17 का मेरा जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या था, NH2 NP5। ठीक है, जब मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देती हूँ तो ये मेरा क्या बन जाएगा, NS1 से ये बन जाएगा NS2। सिमिलरली ये था NH2 NP5, जब मैं इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देती हूँ तो यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रॉन चले जाएगा और ये क्या बन जाएगा, NH2 NP6। मतलब ये 1 था, अब ये 2 बन गया, ये 5 था, ये 6 बन गया, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन के एडिशन से। मतलब अगर हाइड्रोजन में हम लोग एक इलेक्ट्रॉन को डालते हैं तो उसका कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, उसका सबशेल कम्प्लीटली फिल्ड हो गया। अगर मैं ग्रुप 17 में एक इलेक्ट्रॉन को डालती हूँ तो वो भी कम्प्लीटली फिल्ड हो गया, है ना। इसका मतलब अगर ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाते हैं तो ये आपके स्टेबल बन जाएंगे, है ना। अब मुझे बताओ, ये स्टेबल बन गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेरे हाइड्रोजन एटम है, जो भी मेरा हाइड्रोजन है वो शो करेगा सिमिलर प्रॉपर्टीज़, वो शो करेगा सिमिलर प्रॉपर्टीज़। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ को ही मैं कह सकती हूँ रिजेम्बलेंस। रिजेम्बलेंस का मतलब भी होता है सेम टाइम की प्रॉपर्टीज़ एज दैट ऑफ ग्रुप 17 एलिमेंट एंड ग्रुप 1 एलिमेंट्स। ये समझना वैसे भी डिफ़िकल्ट काम है, लेकिन समझना पड़ेगा। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे वो ये है कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम लोग अल्कली मेटल्स बोलते हैं। जैसे कि अभी मैं हाइड्रोजन का डिस्कशन कर रही हूँ तो मैंने ग्रुप 2 को नहीं लिया है क्योंकि हम हाइड्रोजन को देख रहे हैं, तो हाइड्रोजन आपके ग्रुप 1 का पार्ट है। ठीक है, हाइड्रोजन जो होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका क्या होता है, NS1। फिर मैंने देखा ग्रुप 17 को, उसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP5। ग्रुप 18 जो होता है वो तो अपने आप में मस्त होते हैं, इनर्ट गैसेस होते हैं, नोबल गैसेस होते हैं और स्टेबल होते हैं। ठीक है, उसका कोई भी हमें प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं इस हाइड्रोजन को देखने जाती हूँ तो इसका कॉन्फ़िगरेशन था आपका NS1। अगर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन को डाल दूँ तो ये आपका क्या बन जाएगा, NH2। सिमिलरली ग्रुप 17 में NH2 NP5 है, अगर मैं इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन को डाल देती हूँ तो ये भी P6 बन जाएगा। तो ये 1 से ये 2 बन गया, ये 5 से ये 6 बन गया, मतलब ये दोनों के दोनों स्टेबल बन गए। मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन में भी जब एक को डाल दिया तो वो भी स्टेबल बन जाता है, हैलोजन में भी जब एक को डाल दिया तो वो भी स्टेबल बन गया। मतलब दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया जाए तो वो स्टेबल बन जाते हैं। इसी का मतलब यहाँ पे ये हुआ फाइनल डिक्लेरेशन कि जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जो रहेगी वो सिमिलर रहेगी, वो रिजेंबल करेगा ग्रुप 17 के एलिमेंट के जैसे, क्योंकि दोनों में एक इलेक्ट्रॉन डालने पर दोनों के दोनों स्टेबल बन जाते हैं। इसका मतलब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ कैसी रहेगी, सेम रहेगी, सिमिलर रहेगी। सेकेंड थिंग, हाइड्रोजन आपके ग्रुप 1 में आता है, मतलब वो इनके जैसी भी प्रॉपर्टी दिखाने वाला है। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम लोग देखेंगे यूनिकनेस को। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी मुझे पोजीशन को स्टडी करना है हाइड्रोजन के पीरियोडिक टेबल में, तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे डिस्कस करनी पड़ती है वो रहता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेकंड थिंग जो मुझे डिस्कस करना है वो है यूनिकनेस। यूनिकनेस को मुझे डिस्कस करना है ऑफ हाइड्रोजन एटम, कि जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है वो ऐसी कौन सी यूनिक प्रॉपर्टीज़ मुझे दिखाता है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि मैं हर जगह पे हाइड्रोजन एटम क्यों लिख रही हूँ, डाई हाइड्रोजन क्यों नहीं लिख रही हूँ। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एटम को ही डाई हाइड्रोजन भी बोलते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि हम लोग को वही नाम लिखना है, आप कोई भी नाम लिख सकते हो। चलिए अब देखेंगे इस पर्टिकुलर यूनिकनेस को। यूनिकनेस मेरा ये कहता है कि कहीं पे भी अगर मैं हाइड्रोजन एटम लेती हूँ तो हाइड्रोजन एटम जो होता है वो मुझे H+ देता है और एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है। जैसे कि हम सब बहुत पहले से पढ़ते आए हैं कि अगर सपोज़ कोई भी एलिमेंट या एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसका मतलब उसके ऊपर चार्ज भी कितना आता है, 1। अगर उसने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो चार्ज +2 आएगा,
3 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है तो चार्ज +3 आएगा, बट यहाँ पे उसने सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है, इसलिए उसके ऊपर चार्ज भी कितना आएगा, +1। ठीक है, अब मैं अगर बढ़ती हूँ आगे, तो आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि जो भी मेरा H+ होता है, H+ को ही हम लोग प्रोटॉन भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो आपका प्रोटॉन होता है ये है जनरली अनस्टेबल होता है, मतलब ये उतना स्टेबल नहीं होता। ठीक है, एग्जिस्ट करेगा ना, अगर वो जल्दी से फॉर्म होगा तो वो जल्दी से ये हो जाएगा, मतलब किसी ना किसी के फॉर्म में वो एसोसिएट हो जाएगा, वो देखेंगे अभी आगे। मतलब काम की चीज़ ये है कि ये जो प्रोटॉन है, जब हाइड्रोजन एटम एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है तो वो प्रोटॉन के फॉर्म में आ जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन एटम, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन और इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हाइड्रोजन एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर दिया और वो प्रोटॉन बन गया, और ये प्रोटॉन कैसा है, अनस्टेबल होता है। अब देखो एक सबसे काम की चीज़ आने वाली है, आपको पता है अगर ये वाली चीज़ समझ गई ना, तो चैप्टर नंबर जो भी आपका 3 है 12th स्टैंडर्ड का आयोनिक इक्विलिब्रियम, वहाँ पे भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा, क्योंकि ये वाली चीज़ वहाँ पे कोई नहीं बताता है, ये वाली चीज़ हम लोग यहीं पे पढ़ सकते हैं। इसीलिए तो बोलते हैं कि 11th इज़ द बेसिस फॉर 12th। अगर यहाँ पे आपके बेसिक क्लियर हो जाते हैं तो 12th में आपको हर एक चीज़ डायरेक्टली समझ में आ जाती है। अगर यही क्लियर नहीं है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम जाती है, इसलिए ये सारा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। चलो अब मैं अगर देखती हूँ इस पर्टिकुलर थिंग को, तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि जब मेरा H+ आयन स्टेबल नहीं है, आप बोल रहे हो कि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा और H+ आयन बना लेगा, बट ये तो H+ आयन स्टेबल नहीं है ना, फिर ये क्यों बना? तो सुनो क्या क्यों बना। ये जो H+ आयन है ये आजू बाजू के पानी के साथ में रिएक्ट हो जाता है। जो भी आपका H+ आयन यहाँ पे फॉर्म हुआ है, मतलब ये जो भी आपका प्रोटॉन है जो कि अनस्टेबल है, वो आजू बाजू के पानी के साथ में रिएक्ट करेगा और वो फॉर्म करता है H3O+। अब कैसे फॉर्म करेगा देखो इधर, ये था H2O, इसमें डाला H+, 2 हाइड्रोजन ऑलरेडी थे, अब ये एक और हाइड्रोजन आ गया, तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 3 हाइड्रोजन, 2 इसके और 1 इसका, तो ये हो गया आपका 3 हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन और +1 चार्ज एज इट इज़। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, इस चीज़ को बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, और ये वाले आयन आपके स्टेबल होते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी आपका H+ आयन होता है, मतलब ये जो भी आपका प्रोटॉन होता है, ऐसे तो वो अनस्टेबल है, एज इट इज़ अनस्टेबल, ये उतना स्टेबल नहीं होता है, नॉट स्टेबल, सो इट एसोसिएट्स, मतलब वो एसोसिएट हो जाएगा विथ वाटर मॉलिक्यूल, वो एसोसिएट हो जाएगा पानी के साथ में, टू फॉर्म H3O+। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे रिएक्शन में आप लोग H3O+ भी बोलते हो और बहुत सारे रिएक्शन में आप लोग H+ भी बोलते हो। क्या कभी सोचा है कि H3O+ को H+ भी क्यों कहा जाता है, और कभी कभी H+ को हम लोग H3O+ भी क्यों कंसिडर करते हैं? क्योंकि हम लोगों को पता होता है कि ये चीज़ भली प्रोटॉन है, लेकिन हमें पता है कि ये चीज़ उतनी स्टेबल नहीं रहने वाली है। अब अगर वो उतना स्टेबल नहीं रहने वाला है, इसका मतलब वो स्टेबिलिटी की तरफ जाने की कोशिश करेगा ना, तो वो क्या करेगा, H2O के साथ में, मतलब आजू बाजू के पानी के साथ में एसोसिएट हो जाएगा, कंबाइन हो जाएगा, और क्या फॉर्म करेगा, H3O+। H3O+ को ही हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसलिए आपको बहुत जगह पे H+ की जगह हाइड्रोनियम आयन दिखता है, और ये वाली चीज़ आपकी स्टेबल है। ठीक है, तो ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और यूनिकनेस, जो दोनों आते हैं आपके पोजीशन के अंडर में, जो पोजीशन को बेस्ट तरीके से डिफाइन करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन को, उससे पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोगों ने इन पार्ट को तो कवर कर लिया, अब हम लोग मूव करते हैं आइसोटोप्स की तरफ। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, तो जो भी आपका हाइड्रोजन एटम है उसके देखेंगे आइसोटोप्स को। तो सबसे पहले चीज़ तो ये है कि दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मैं आइसोटोप्स को पढ़ भी लूँगी, हाइड्रोजन एटम के कौन से होते हैं, कैसे कैसे डिफाइन किए जाते हैं, बट उससे पहले एटलीस्ट मुझे पता तो होना चाहिए कि आइसोटोप्स होते क्या है। तो अब हम लोग देखेंगे कि आइसोटोप्स एक्चुअली क्या होते हैं, उसके बाद में उन सारे आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट जो है वो है आपका आइसोटोप्स का।
तो डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। अगर मुझे यही नहीं पता तो मैं इसके आइसोटोप्स को कैसे पढ़ूंगी। तो कहना मुझे ये है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, एलिमेंट्स जो होते हैं जिनके सेम एटॉमिक नंबर होते हैं, सेम एटॉमिक नंबर मतलब ये होता है Z, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर आर कॉल्ड एज आइसोटोप्स। इनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। मतलब कहना मुझे ये है कि जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट उनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट होता है, बट डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स। ठीक है। अब देखो, अगर सपोज मैं कोई भी एटम को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ, एटम रिप्रेजेंटेशन, अगर मैं किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो किसी भी एटम को हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, X ये रहता है आपका Z और ये रहता है आपका A। कहना मुझे ये है कि यहाँ पे जो भी आपका ये Z रहता है ये रहता है एटॉमिक नंबर। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बहुत बेस्ट तरीके से डिस्कस किया था, सारी चीज़ों को एक एक चीज़ों को डिटेल में देखा था। और जो भी आपका ये रहता है A, इसका मतलब होता है एटॉमिक मास नंबर। ठीक है। तो कहना मुझे ये है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहता है बट एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहता है, उनको हम लोग आइसोटोप्स बोलते हैं। किसी भी एटम को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो मैं इस तरीके से लिखती हूँ, नीचे हमेशा रहता है आपका एटॉमिक नंबर, ऊपर हमेशा रहता है एटॉमिक मास नंबर। और अगर आपको याद नहीं रहता है तो बस इतना याद रखो कि अल्फ़ाबेट में स्टार्ट कहाँ से होता है, A से, इसलिए A ऊपर आया। अल्फ़ाबेट जो होते हैं ABCDEFGH, वो ख़त्म कहाँ पे होता है, एंड कहाँ पे होता है, Z पे, इसलिए Z नीचे आया। ठीक है। ये तो चीज़ अब मुझे समझ में आ गई। तो सपोज़ अगर मैं इसके एग्जाम्पल को देखना चाहती हूँ तो देखो रे इसके एग्जाम्पल, यहाँ पे ये है 1, यहाँ पे ये है 2 और 3। मतलब कहना मुझे ये है कि इनका एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है। Z मतलब ही क्या होता है, एटॉमिक नंबर, ये इनका सेम है। लेकिन इनका एटॉमिक मास नंबर कैसा है, एक का 2 है, एक का 3 है। तो इनका एटॉमिक मास नंबर आपका कैसा है, डिफरेंट है। मतलब ये आपके दो एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम है, जिनका एटॉमिक मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। इसलिए ये दोनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोप्स। अब मुझे ये तो समझ में आ गया कि आइसोटोप्स एक्चुअली क्या होगा। मतलब ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, जिनका एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट रहेगा, उनको हम लोग आइसोटोप बोलेंगे। अब मुझे देखना है कि हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स कौन से रहेंगे, क्योंकि अब ये जो टॉपिक है ये आपका हाइड्रोजन एटम के अंदर में आता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखेंगे आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर मैं बात करती हूँ हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स की, तो आपके हाइड्रोजन एटम के टोटल 3 आइसोटोप्स होते हैं। जो भी सबसे पहला आइसोटोप होता है वो होता है आपका हाइड्रोजन खुद, पहला होता है आपका हाइड्रोजन, सेकंड रहेगा आपका ड्यूटेरियम, और थर्ड रहता है आपका ट्रिटियम। तो आपका जो भी आइसोटोप्स रहेगा हाइड्रोजन एटम का, उसके टोटल 3 टाइप रहेंगे। पहला रहेगा हाइड्रोजन, सेकंड रहेगा ड्यूटेरियम और थर्ड रहेगा आपका ट्रिटियम। ठीक है। चलिए अगर मैं बात करती हूँ इसकी, तो सबसे पहले तो मुझे देखने का है रिप्रेजेंटेशन, कि इन एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन कैसा रहेगा। अगर मुझे रिप्रेजेंटेशन इन सारे के सारे एलिमेंट्स का पता चल जाए तो रिप्रेजेंटेशन के बाद में जो भी मेरी सेकंड थिंग रहेगी वो रहेगी एटॉमिक नंबर, कि इनका एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, मतलब इनका Z क्या रहेगा। अगर मुझे एटॉमिक नंबर पता चल जाए तो नेक्स्ट थिंग जो मुझे निकालनी है वो है यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो मुझे देखने की वो रहेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, की नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे। उसके बाद में मुझे जो देखने का है वो रहेगा न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना रहेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब हम लोगों ने एटॉमिक नंबर के चैप्टर में भी पढ़ा था, मतलब जो भी आपका एटॉमिक नंबर वाला पार्ट था स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाले चैप्टर में, उसमें बहुत डिटेल में स्टडी की थी। एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते, इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते, प्रोटॉन कैसे निकालते। अब वो सारी चीज़ों का हम लोग को यहाँ पर यूज़ पड़ेगा। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि सारे चैप्टर्स एक दूसरे के साथ में इंटरलिंक्ड होते हैं। अगर एक समझ में नहीं आता है तो सेकंड वाले में प्रॉब्लम जाती है। ठीक है।
तो अब रहेगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, उसी का मतलब होता है A माइनस Z। और फिर हम लोग देखेंगे आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को। तो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आपकी जो है वो ये है कि अगर मैं हाइड्रोजन एटम की बात करती हूँ तो मैं हाइड्रोजन एटम को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करूँगी। ये रहेगा मेरा हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ ड्यूटेरियम की तो मेरा ड्यूटेरियम कुछ इस तरीके से रहेगा। और अगर मैं बात करती हूँ ट्रिटियम की तो मेरा ट्रिटियम कुछ इस तरीके से रहेगा। अब देखो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ आप यहाँ पे ये ऑब्जर्व कर रहे हो कि यहाँ पे देखो ये सब के एटॉमिक नंबर 1 है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एटम को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो जो भी आपका नीचे वाला Z होता है उसी का मतलब क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तीनों केसेस में देखो, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम में, तीनों केसेस में अगर मैं ऑब्जर्व करती हूँ तो यहाँ पे मैंने ये जाना कि तीनों तरफ आपका 1 ही आ रहा है। इसका मतलब इनका एटॉमिक नंबर कैसा है, सेम। अगर मैं बात करती हूँ ऊपर वाले की, मतलब A की, तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। मतलब इनका एटॉमिक मास नंबर कैसा है, डिफरेंट है। तो ये तीनों एलिमेंट्स जो है इनका एटॉमिक नंबर है सेम, एटॉमिक मास नंबर है डिफरेंट, इसलिए ये तीनों एलिमेंट एक दूसरे के क्या हुए, आइसोटोप्स। सेकेंड थिंग यहाँ पे ये है, इसका नाम के सामने ही आ रहा है ड्यूटेरियम, और आपने बचपन से पढ़ा है ड्यूटेरियम, इसी का मतलब क्या रहता है, 2। समझ जाओ, ड्यू मतलब डबल, मतलब है ड्यूटेरियम। तो यहाँ पे इसे नंबर क्या आया है, 2। अगर मैं बात करती हूँ ट्रिटियम की, ट्रिटियम का मतलब ही वो आपको बोल रहा है 3, ट्रिपल, है ना, समझ जाओ, ट्रिपल, इसलिए यहाँ पे क्या आया है, 3 आया है। तो नाम से भी हम लोग याद रख सकते हैं, अगर ड्यूटेरियम आया, ड्यूटेरियम मतलब ही 2, डबल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 2। ट्रिटियम मतलब ही ट्रिपल, तो यहाँ पे क्या रहेगा, 3। अगर मैं बात करती हूँ एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर हमेशा कौन सा रहता है, आपका नीचे वाला, ये यहाँ पे रहेगा 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। अगर मैं बात करती हूँ नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स की, हमें सबको पता है कि एटॉमिक नंबर का ही मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, उसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स रहेगा वो भी 1 रहेगा, इलेक्ट्रॉन भी 1, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा, यहाँ पे भी वैसे ही रहेगा। जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, उतने ही नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं। अब अगर मैं मूव करती हूँ आगे नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स निकालने की तरफ, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का जो मेरा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा A माइनस Z। मतलब मुझे A और Z को एक दूसरे के साथ में क्या करना है, मैच करने का है, ठीक है। तो आगे मैंने जो जाना वो यहाँ पे ये देखा कि जो भी यहाँ पे आपका A है, A का मतलब भी क्या रहेगा, 1, ठीक है। और जो भी आपका Z है, Z का मतलब भी क्या रहेगा, 1। तो 1 माइनस 1 0, इसके अंदर में न्यूट्रॉन्स आपके कितने रहेंगे, 0। अब अगर मैं मूव करूँगी यहाँ पे, तो यहाँ पे जो मैंने देखा वो ये है कि यहाँ पे आपका जो Z है वो है 1 और A है 2। तो आपका फॉर्मूला क्या कहता है, A माइनस Z। तो A कितना है, 2, Z कितना है, 1, 2 माइनस 1 मतलब यहाँ पे आपके 1 न्यूट्रॉन रहेंगे। अगर मैं बात करती हूँ इसके केस में, तो इसके केस में ये रहेगा आपका Z, ये रहेगा आपका A। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का मतलब ही क्या रहता है, नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स का मतलब रहता है A माइनस Z, मतलब ये आएगा 3 माइनस 1, 3 माइनस 1। तो इसका मतलब यहाँ पे आपके आएंगे 2 न्यूट्रॉन्स। चलो अब मुझे रिप्रेजेंट करना है एटम को। तो अगर ये डिटेल्स तो मैंने सारी की सारी लिख ली, अब हम लोग को एटम का रिप्रेजेंटेशन देखना है। तो ज़्यादा कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, बस आप लोग एक एटम को ड्रॉ कर लेंगे। हर जगह पे हम लोग सबसे पहले तो अपने एटम को ड्रॉ कर लेंगे। जब मैंने एटम को ड्रॉ कर लिया तो यहाँ पे सेंटर में हमेशा एटम के क्या होता है, एटम के सेंटर में आपके हमेशा न्यूक्लियस होता है। ये भी हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था। और जो भी एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर वाला पार्ट, वहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स है आपके 1, ठीक है। यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन 1 ही है और यहाँ पे भी आपका इलेक्ट्रॉन 1 ही है, ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ प्रोटॉन्स की, तो प्रोटॉन्स भी यहाँ पे 1 ही है। देखो हर जगह पे प्रोटॉन आपके 1 ही है, इसलिए मैं हर जगह पे एक पी को लिखूंगी, क्योंकि प्रोटॉन आपके हर केस में कितने हैं, एक ही प्रोटॉन है, इसलिए मैंने हर जगह पे एक ही पी को लिखा है। अब अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करती हूँ, तो यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन 1 है और यहाँ पे आपके न्यूट्रॉन है 2। तो ये रहेगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1H1,
ये रहेगा आपका रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1H2 और ये रहेगा रिप्रेजेंटेशन आपका 1H3 का। कुछ भी नहीं करना है, जितने प्रोटॉन कैलकुलेट किए वो यहाँ पे लिखेंगे, जितने न्यूट्रॉन यहाँ कैलकुलेट किए वो भी यहाँ पे लिखेंगे। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा आपके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में होते हैं। तो ये रहे आपके आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। इस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लो। अब मुझे देखना है नेक्स्ट पार्ट को, प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन को। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं अपने प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन को। अगर मैं बात करती हूँ प्रिपरेशन के डाईहाइड्रोजन की, जैसे कि अभी हम लोगों ने सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ जो थी वो देख ली डाईहाइड्रोजन की। यूनिकनेस देखा, पोजीशन देखा, ऑकरेंस देखा, एटॉमिक नंबर देखा, आइसोटोप्स देखे, इंट्रोडक्शन देखा और देखा कि उसकी प्रॉपर्टीज़ किसके जैसी होती है, सारी चीज़ें डिस्कस की। लेकिन अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मैंने सब कुछ पढ़ लिया हाइड्रोजन एटम के बारे में, लेकिन मुझे ये तो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन को मैं बनाऊंगी कैसे। मुझे वो सब समझ गया कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ रहेंगी, कैसे कैसे रहेगा, कहाँ पे आएगा पीरियोडिक टेबल में, यूनिकनेस क्या क्या रहेंगे, ऑकर कहाँ पे होगा, सब चीज़ें देख ली मैंने। बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को भी देखा, बट मैंने ये नहीं देखा कि वो प्रिपेयर कैसे करेंगे। हम लोग पता तो होना चाहिए कि वो प्रिपेयर कैसे होगा। तो अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट को, जिसका नाम है प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन। तो प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन में जो चीज़ें हम लोग को डिस्कस करनी है वो रहेगी आपकी 2 टाइप्स की मेथड्स। जो पहली मेथड रहेगी आपकी प्रिपरेशन की, जो भी आपकी पहली मेथड रहेंगे जिसको हम लोग स्टडी करेंगे वो रहेगी आपकी लेबोरेटरी मेथड। पहली मेथड का नाम है लेबोरेटरी मेथड, ठीक है। और सेकेंड मेथड का जो भी आपका नाम है वो है इंडस्ट्रियल मेथड। सेकेंड मेथड रहेगी इंडस्ट्रियल मेथड। अब जो भी इंडस्ट्रियल मेथड है उसके भी 2 पर्टिकुलर टाइप्स होते हैं, मतलब उसमें भी 2 चीज़ें आती है। पहली चीज़ आपकी रहेगी बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। पहली चीज़ रहेगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, मतलब पानी का अगर इलेक्ट्रोलिसिस करवाएंगे तो उससे बनाएंगे। और सेकेंड थिंग जो आपकी रहेगी वो रहेगी बाय और फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का ही मतलब रहेगा आपके अल्केन्स वगैरह वगैरह, ठीक है। तो कहना मुझे ये है कि हाइड्रोजन को अगर मुझे प्रिपेयर करना है डाईहाइड्रोजन को, तो मेरे पास 2 टाइप की मेथड्स है। पहली मेथड रहेगी लेबोरेटरी मेथड और सेकेंड मेथड रहेगी मेरी इंडस्ट्रियल मेथड। लेबोरेटरी मेथड में कुछ और टाइप नहीं है, हम लोग को बस उतना ही डिस्कस करना है। और इंडस्ट्रियल मेथड में आपकी 2 चीज़ें रहेगी, इलेक्ट्रोलिसिस और फ्रॉम कार्बन और हाइड्रोकार्बन। तो चलिए अब देखेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर थिंग को। काम की चीज़ ये है कि लेबोरेटरी मेथड की कोई टाइप नहीं है, लेकिन हम लोग जो इसके अंदर में रिएक्शन देखेंगे वो 2 टाइप की रह सकती है। पहला रहेगा आपका बाय रिएक्शन विथ एसिड, मतलब पहली चीज़ जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा कि एसिड के साथ में रिएक्शन होने पर क्या फॉर्म होगा। एसिड मतलब ही रहेगा आपका HCl। और सेकेंड रहेगा आपका बाय रिएक्शन विथ बेस, कि बेस के साथ में रिएक्शन होने पर क्या होगा। और बेस मतलब जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपका NaOH। तो चलिए इस चीज़ का पहले तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे। चलिए तो अब सबसे पहली चीज़ जो हम लोग देखेंगे वो रहेगा आपका रिएक्शन विथ एसिड। देखते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को जो कि आती है लेबोरेटरी मेथड के अंदर में। पहली मेथड लेबोरेटरी मेथड। तो लेबोरेटरी मेथड में जो मैंने देखा सबसे पहला वो हम लोग देखेंगे बाय रिएक्शन विथ एसिड। सबसे पहली चीज़ आपकी रहेगी बाय रिएक्शन विथ एसिड। एसिड के साथ में रिएक्शन होने पर क्या होगा हम लोग पहले तो उसको देखेंगे। एसिड मतलब ही हम लोग लेने वाले हैं HCl। तो एसिड के साथ में रिएक्शन पे क्या होगा, तो देखो इधर सपोज़ अगर मैं लेती हूँ जिंक मेटल को, ये है मेरा जिंक मेटल, ठीक है। इसके अंदर में जाहिर सी बात है चीज़ें तो ऑटोमेटिकली हमारी क्लियर हो चुकी है। अगर मैं हेडिंग को पढ़ती हूँ तो मुझे समझ में आ गया कि मुझे हाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है, मतलब ही मुझे H2 को प्रिपेयर करना है। तो इतना आइडिया मुझे मिल गया कि यहाँ पे जो भी मेरा प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है वो डाईहाइड्रोजन ही रहने वाला है, क्योंकि मुझे खुद ये बता रहा है कि प्रिपेयर करना है किसको है, डाईहाइड्रोजन को। सेकेंड थिंग जो मेरी रहेंगी वो यहाँ पे ये रहेगी, ये खुद बोल रहा है कि मुझे रिएक्शन करवानी है HCl के साथ। मतलब जब मुझे ये टॉपिक ही बता रहा है कि मुझे HCl के साथ में रिएक्शन करवानी है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो भी चीज़ मेरी आएगी वो क्या रहेगी, वो मेरी रहेगी HCl। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको H2 बनाना है। तो H2 के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने चाहिए, 2 चाहिए, इसलिए मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया है। और सेकेंड चीज़ जो आपकी यहाँ पे बनेगी वो रहेगा ZnCl2।
मतलब कहना मुझे ये है कि यहाँ से एक Zn और यहाँ से 2 Cl, ये दोनों मिलके आपके क्या बनाएंगे, ZnCl2, और 2 हाइड्रोजन बाहर निकल जाएंगे। फिर से एक बार देखो, ये चीज़ें समझने में थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, एक बार समझ गया तो बेस्ट तरीके से समझ जाता है। सबसे पहली चीज़ जो मैंने आपको बताई वो ये रहेगी कि जो भी आपका लेबोरेटरी मेथड है, मतलब ऐसी मेथड जिसको मैं लैब में प्रिपेयर कर सकती हूँ, लेबोरेटरी में बना सकती हूँ। अब ये पहली मेथड है रिएक्शन विथ एसिड, कि एसिड के साथ रिएक्शन होने पर क्या होगा, तो ये जो है ना, ये रहने वाला है आपका HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जिंक को अगर मैं HCl में डालती हूँ तो यहाँ पे मैंने जो देखा वो ये है कि 2 हाइड्रोजन है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है। हाइड्रोजन तो मुझे बनाना ही है क्योंकि इसका हेडिंग ही है प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन, और ये रहेगा आपका ZnCl2, ठीक है। सेकेंड मेथड जो आपकी रहेगी वो रहेगी बाय रिएक्शन विद बेस। अगर मैं लेबोरेटरी मेथड की बात कर रही हूँ तो लेबोरेटरी में जनरली होता क्या है, बस एक एसिड और बेस ही तो होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, वो बात अलग है। तो ये आपका एसिड हुआ। अब सेकेंड रहेगा आपका बाय रिएक्शन विद बेस। सेकेंड जो डिस्कस करेंगे हम लोग वो रहेगा बाय रिएक्शन विद बेस, और बेस में आपका जो भी चीज़ आने वाली है वो रहेगा NaOH, ठीक है। तो ये मेथड भी उसमें भी मुझे जिंक ही लेने का है। मैंने यहाँ पे भी जिंक को लिया है, यहाँ पे भी मैंने जिंक को लिया है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जिंक के अलावा क्या और कोई मेटल ले सकते हैं कि अगर वो रिएक्शन दिखाता है तो, ठीक है। वैसे तो जिंक एक बेस्ट एग्जाम्पल है, बाकी आप और कोई भी ट्राई कर सकते हो। तो जिंक में अगर मैं डालती हूँ बेस को, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिया है बेस को, ठीक है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि क्या फॉर्म होगा। तो देखो, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ यहाँ पे जो है वो ये है कि यहाँ पे मैंने जब रिएक्शन विद एसिड बोला था तो मैंने एसिड को लिया था। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ रिएक्शन विद बेस, मतलब मैं NaOH को लूँगी, तो ये मेरा यहाँ पे क्या रहेगा, बेस रहेगा। यहाँ पे भी आपको डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है, मतलब कहना मुझे ये है कि यहाँ पे भी जो भी आपका बनने वाला है वो भी तो H2 ही रहेगा ना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को डाइहाइड्रोजन को प्रिपेयर करना है, इसलिए H2 तो बनने ही वाला है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका सेकेंड प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा Na2ZnO2, ये रहेगा आपका सेकेंड प्रोडक्ट Na2ZnO2, ठीक है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि जो भी आपका जिंक मेटल होता है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए आप अगर ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे ये Zn जो होता है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही आता है, और यहाँ पे जो है मेटल इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे भी +2 ही है। मतलब चाहे आप ये वाला कंपाउंड लो, चाहे आप ये वाला कंपाउंड लो, दोनों केसेस में जिंक के ऊपर में +2 चार्ज ही आएगा। ऑक्सीडेशन स्टेट आप लोग ट्राई करके देख सकते हो, जैसे कि ये O2 है तो ये -4 हो गया, +2 -2, और -2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2। यहाँ पे भी +2 है, इसलिए जिंक जो होता है वो +2 में कैसा होता है, स्टेबल। ये भी रहेगा आपका डाइहाइड्रोजन, और ये भी रहेगा आपका डाइहाइड्रोजन, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए, अब हम लोगों ने लेबोरेटरी मेथड को तो डिस्कस कर लिया, अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाली मेथड को, जो कि रहेगी आपकी इंडस्ट्रियल मेथड। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे इंडस्ट्रियल मेथड को। सेकंड रहेगा आपका इंडस्ट्रियल मेथड। तो अगर मैं बात करती हूँ इंडस्ट्रियल मेथड की, मतलब ही ऐसी मेथड जिसको मैं इंडस्ट्री में करने वाली हूँ। जो मेथड को मैं लेबोरेटरी में करती हूँ, मतलब लैब में करती हूँ, उसको मैं लेबोरेटरी मेथड बोलती हूँ। जो मेथड को हम लोग इंडस्ट्री में करते हैं उस मेथड को हम लोग इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल मेथड में जैसे कि मैंने आपको चार्ट में बताया था, सबसे पहली चीज़ जो आती है वो रहती है आपकी इलेक्ट्रोलिसिस। तो पहले हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस को। तो इंडस्ट्रियल मेथड के फर्स्ट टाइप को जिसको हम लोग देखने वाले हैं वो रहेगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। पहली मेथड आपकी रहेगी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर, कि पानी का अगर मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, सोचने की बात है, आप लोग खुद सोचते होगे कि अगर मैं बात करती हूँ पानी की, तो अगर हम लोग पानी को तोड़ने के लिए गए, अभी भूल जाओ कि कितना रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है, तो उसमें आपको 2 टाइप की गैसेस देखने को मिलेंगी। पहली गैस रहेगी आपकी हाइड्रोजन गैस, सेकंड गैस रहेगी आपकी ऑक्सीजन गैस। क्या आपको इसके अलावा और कोई गैस यहाँ से मिल सकती है? पानी से नहीं मिल सकती, क्योंकि अगर आप इसको देखते हो तो इसके अंदर में आपको 2 चीज़ें दिख रही है। पहली चीज़ आपको हाइड्रोजन दिख रही है, सेकंड थिंग आपको ऑक्सीजन दिख रही है। क्या आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कुछ दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जब भी मुझे इलेक्ट्रोलिसिस करवाना है पानी का, तो मुझे मेरे बनने वाले तो 2 ही गैसेस है, एक रहेगी हाइड्रोजन, एक रहेगी ऑक्सीजन। इसके अलावा तो और कोई गैस बन नहीं सकती है। अब अगर आपको ये चीज़ पता चल जाए तो रिएक्शन करना इट्स वेरी ईजी फॉर यू। तो चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर रिएक्शन को।
अब कहना मुझे आपको ये है कि अगर सपोज़ मैं लेती हूँ आपके वाटर को कहना मुझे ये है कि प्योर वाटर अगर मैं ले रही हूँ, मतलब मैं अगर H2O ले रही हूँ, ठीक है, तो और अगर मैं इसका करवा रही हूँ इलेक्ट्रोलिसिस, मैंने करवाया है इसका इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस में ही हम लोग क्या करेंगे ना, इसमें हल्का सा डालेंगे एसिड और अल्कली। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रोलिसिस करवा रही हूँ, मतलब मैं इलेक्ट्रिक करंट को उसके अंदर में सप्लाई करूँगी, तो जब भी मैंने पानी को लिया है उसके अंदर में इलेक्ट्रिक करंट को सप्लाई किया है, मतलब इलेक्ट्रिक पावर को दिया है, तो वहाँ से 2 गैस निकलेगी। फिर से देखो, अगर मैंने सपोज़ पानी को लिया है एक बीकर के अंदर में, ठीक है, उसके अंदर में अगर मैंने इलेक्ट्रिक करंट को पास करवाया, मतलब मैंने इलेक्ट्रिक सप्लाई दिया, तो 2 गैस निकलेंगी। जो भी आपकी पहली गैस रहेगी वो रहेगी आपकी ऑक्सीजन गैस, और सेकंड गैस जो भी रहेगी वो रहेगी आपकी हाइड्रोजन गैस। उसके अलावा यहाँ पे कोई और गैस नहीं निकलेगी। तो यहाँ पे जो आपका इलेक्ट्रोलिसिस अगर आप करवाते हो तो उसमें हल्का सा एसिड और हल्का सा बेस डाल देते हो, ताकि वाटर की कंडक्टिविटी और अच्छी बढ़ जाए और इलेक्ट्रोलिसिस एकदम बेस्ट तरीके से हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो भी प्रोडक्ट बनेंगे वो रहेगा H2 मतलब हाइड्रोजन गैस, और साथ ही साथ यहाँ पे आपकी ऑक्सीजन गैस भी रिलीज होगी, ठीक है। ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। तो लेबोरेटरी मेथड को डिस्कस करने के बाद हम लोगों ने इंडस्ट्रियल मेथड को देखा, जो इंडस्ट्री में जनरली यूज़ किया जाता है। उसमें पहली मेथड थी आपकी इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ प्योर वाटर। तो ये रहा आपका इलेक्ट्रोलिसिस, मतलब कुछ भी नहीं करवाना है, नाम ही बोल रहा है इलेक्ट्रो, और लिसिस मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग, तो इसका नाम ही बोल रहा है इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में, और लिसिस का मतलब होता है तोड़ना, मतलब ब्रेक करना, मतलब पानी को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे। इलेक्ट्रिक के प्रेजेंस में पानी को तोड़ेंगे और क्या बनाएंगे, H2 और ऑक्सीजन गैस। ये रहा आपका डाइहाइड्रोजन जो आपको करना था प्रिपेयर, ठीक है। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। Thank you very much for watching this video. If you find this video interesting, then please do like, share and comment and subscribe to our channel if you haven't yet subscribed. जो भी इसका नेक्स्ट वाला पार्ट है इंडस्ट्रियल मेथड का, जो कि रहेगा आपका रिएक्शन विथ हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोकार्बन और कार्बन, वो चीज़ को हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो चीज़ काफ़ी लंबी है, उसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो उस चीज़ को करते हैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस। थैंक यू वेरी मच।